नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं हमारे रेडी वाले टॉपिक में। आज ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर ये होमवर्क के रूप में आपको प्रश्न दिया था। इस प्रकार के प्रश्न आराम से आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ n बराबर 1 लेकर वो चेक करना है। n बराबर 1 लेकर से चेक करेंगे तो आपको पहले पद का योग मतलब 5 मिलेगा। n बराबर 1 से अगर दो ऑप्शन राइट हो रहे हैं तो आपको n बराबर 2 लेकर वो चेक करना है। n बराबर 2 लेंगे तो दो पदों का योग। ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न क्या बोल रहा है, nवा पद पूछ रहा है या n पदों का योग पूछ रहा है। तो n पदों का योग का प्रश्न है तो n बराबर 2 लेंगे तो दो पदों का योग मतलब 55 + 5 60, जिससे आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली n बराबर 1 से ही आंसर मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि n बराबर 1 से दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, तो आपको n बराबर 2 रख के हो चेक करना है। जो भी दो ऑप्शन राइट हो रहे थे वहाँ से आप एलिमिनेट कर देंगे। n बराबर 2 से 100% आपको एक ही ऑप्शन वो सही मिलेगा। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हैं। अभी देखिए, एक छोटा सा टॉपिक हमारा रहा है इसके अंदर, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, है ना, जिससे अभी प्रश्न आने की संभावना वो रहती है। और जो ओल्ड बुक आप देखेंगे तो उसमें पूरी एक एक्सरसाइज आपको दे रखी है। तो 4-5 से प्रश्न हम करते हैं ना, और बाकी वो प्रश्न मैंने आपको ग्रुप के ऊपर सेंड कर ही दिए हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर नहीं आए तो आप वो मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, है ना। हेडिंग वो लगा लीजिए, समांतरीय समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, मतलब इसमें ना तो समांतर रहेगी ना गुणोत्तर रहेगी, दोनों मिक्सअप में आएंगे ना, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो ये देखिए, इसको आप कैसे करेंगे। जैसे इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। जैसे ये देखिए 1 2x, है ना, 1 + 2x + 3x² +4x³ है ना। इस प्रकार से आपको अनंत पदों का योग पूछेगा। अब आप कहेंगे कि n पदों का योग क्यों नहीं पूछेगा। तो n पदों का योग का फिक्स कोई तरीका तो है नहीं, है ना। n पदों का अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो सेम टू सेम यही तरीका है ना, सेम टू सेम यही तरीका रखना है। n बराबर 1 रखो, n बराबर 2 रखो, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब अनंत पदों के योग की बात आ जाएगी तो वहाँ पे आपको n मिलेगा नहीं। तो आपको ये फिक्स तरीका है ना, फिक्स तरीका है। इसी तरीके से ये प्रश्न होंगे, तो ये तरीका आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है। अब जैसे ये देखिए, इसको हमने AGP है वो क्यों बोला, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कैसे है। तो इसके अंदर हर बार सीरीज यही मिलेगी आपको। एक तो टर्म मिलेगी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू, एक आपको मिलेगा अलजेब्रिक वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, आप न्यूमेरिक वैल्यू देखेंगे, ये तो क्या आपके पास समांतर श्रेणी है ना। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर आगे आपको 5 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, है ना। और जो आपके पास है जो अलजेब्रिक वैल्यू है, उसके अंदर आपके पास ये देखिए क्या मिलेगी आपको, जो गुणोत्तर श्रेणी मिलेगी, है ना। अलजेब्रिक टर्म है वो क्या मिलेगी आपको, गुणोत्तर श्रेणी मिलेगी। जैसे यहाँ पे x है, फिर x² आ गया, फिर x³ आ गया, फिर आपके पास x⁴ आएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो इसका ये देखिए तरीका क्या है वो हम बात करते हैं। जैसे एक प्रश्न ले लेते हैं ना, प्रश्न ही करेंगे 3-4, और प्रश्नों से आपको ये तरीका वो ध्यान में रखना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, 1 मिनट। क्वेश्चन है पहला, ये देखिए 1 + 2x, ठीक है, +3x² +4x³ के अनंत पदों का योग, है ना। अनंत पदों का योग ज्ञात करो, अनंत पदों का योग ज्ञात करो। तो ये देखिए कैसे करेंगे आप इसको। सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि इसका जो सार्वंतर है ना वो क्या है। इससे जो गुणोत्तर श्रेणी हमने बात की है अभी अभी, ये याद ही रखना आप। इसके अंदर हमेशा जो समांतर गुणोत्तर श्रेणी होती है, जो AGP होती है ना, AGP समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, है ना। तो जो AGP होती है उसके अंदर दो आपके पास क्या होंगी, वैल्यू होंगी। एक तो आपके पास क्या आएगी, न्यूमरिक वैल्यू आएगी, एक आपके पास अलजेब्रिक वैल्यू आएगी। तो जो न्यूमरिक वैल्यू है वो तो हमेशा क्या बनाएगी, समांतर श्रेणी बनाएगी। और जो आपकी अलजेब्रिक वैल्यू है वो क्या बनाएगी, आपकी गुणोत्तर श्रेणी बनाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, है ना, योग की बात कर रहा है तो हम क्या कर लेंगे, इसको S के बराबर हो लिख लेंगे। ठीक है, 1 + 2x + 3x², है ना, +4x³ और ये हो गए अनंत पद। अब आपको क्या करना है, जो आपने गुणोत्तर श्रेणी देखी है ना, जैसे ये 1 2 3 4, ये तो क्या है, समांतर श्रेणी है। और एक दूसरी जो आपके पास x के पदों में है वो क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। जैसे यहाँ पर आप 1 भी मान सकते हैं ना, 1 × 1 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर आपके पास क्या x है, फिर x² है, फिर x³ है। तो यहाँ से आपके पास जो गुणोत्तर श्रेणी है, इसका जो आपके पास कॉमन रेशियो है, r का मान है, वो क्या आएगा, x/1। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, x² x, मतलब आपके पास जो कॉमन रेशियो है उसका मान क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो हर बार का तरीका यही है,
है ना, जो भी आपके पास गुणोत्तर श्रेणी है उसका जो कॉमन रेशियो है उसको आपको पूरी सीरीज को, है ना, गुणा करके लिखना है। ये देखिए, आप इसको मैं मिटा देता हूँ वापस से, ठीक है, समझ गए ना। जो आपके पास मतलब एजीपी दे रखी है उसकी आपको गुणोत्तर श्रेणी की पहचान करनी है और गुणोत्तर श्रेणी का आपको सार्वंतरव निकालना है, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी से सार्वंतरव निकालना है और फिर पूरी जो एजीपी है उसको आप सार्वंतर से गुणा करके लिख देंगे। तो यहाँ पर आपके पास जो आर का मान है वो कितना है, एक्स है। तो ये देखिए आर बराबर क्या है आपके पास, एक्स है। अब हम क्या करेंगे, इससे पूरी सीरीज को एक्स से गुणा करके लिख देंगे, है ना, एक टर्म आगे बढ़ा के। तो ये देखिए एक्स, है ना, एस, और इसको एक्स से आपने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब एक को आप क्या करेंगे, एक्स से गुणा करेंगे, तो एक्स को एक्स वाली जो टर्म है ना उसके नीचे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। मतलब बेसिकली आप ये मान के चलो कि एक एक पद आपको आगे बढ़ाना है। फिर ये देखिए 2x को आप x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x² आ जाएगा। फिर ये देखिए 3x² को आप गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3x³ आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4x, है ना, घात 4 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आगे वाले पदों चलते जाएंगे, है ना। अब आपको क्या करना है, एक ही तरीका है, फिर आपको घटाना है, ठीक है। फिर ये देखिए आपको क्या करना है, पूरी टर्म को आपको घटा देना है। तो ये देखिए घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, निशान हो चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये आपके पास माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर एस माइनस का एस एक्स, ठीक है। ये देखिए एक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए 2x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। फिर 3x² में से 2x² घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x² बच जाएगा। यहाँ पर 4x³ से 3x³ उठाएंगे तो क्या बचेगा, वापस से x³ बच जाएगा। इसी प्रकार आगे वाला पद आपके पास क्या आएगा, x⁴ और फिर x⁵। इस प्रकार से क्या आ जाएंगे, अनंत पद हो आ जाएंगे, ठीक है। अब आराम से आप कर ही सकते हैं। यहाँ से देखिए s है वो कॉमन ले लिया, 1 माइनस का x, और ये आपके पास क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, ठीक है। ये वापस से क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। और गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का अभी हमने फॉर्मूला सीखा ही था। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए पहला पद आपके पास क्या है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, एस है कॉमन ले लिया, 1 - x, और फिर ये देखिए गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल का फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो पहला पद तो 1 है और यहाँ पर सार्वनुपात आपके पास क्या आएगा, x आ जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके 1/1 - x, और यहाँ से s की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/1 - x है ही पहले से, और 1 - x से गुणा करेंगे तो 1 - x का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या राइट आंसर है, ठीक है। तो ये देखिए क्या किया हमने, कुछ नहीं किया। सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये समांतरी गुणोत्तर श्रेणी है। तो ये देखिए ये प्रश्न आपके पास एग्जाम में आएगा, ठीक है, ये प्रश्न आपके पास आएगा। अब इस प्रश्न को देखेंगे पढ़ेंगे तो ना तो ये क्या आपके पास समांतर श्रेणी है, ना आपके पास क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी है। फिर सबसे पहले समांतर श्रेणी देखेंगे, नहीं है। गुणोत्तर श्रेणी देखेंगे, नहीं है। हरात्मक श्रेणी आपके सिलेबस में है नहीं, तो वो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप दिमाग लगाएंगे कि दो पद दे रखे हैं, एक आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है, एक अलजेब्रिक वैल्यू है, तो हो सकता है कि ये क्या हो, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी भी हो सकती है। तो उसके अंदर आप देखेंगे तो ये देखिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, समांतर श्रेणी बना रहे हैं, और आपके पास अलजेब्रिक वैल्यू क्या बना रहा है, गुणोत्तर श्रेणी बना रहा है। तरीका सेम ही है। सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी की पहचान करनी है। गुणोत्तर श्रेणी से आपको कॉमन रेशियो निकालना है। कॉमन रेशियो से आपको गुणा करके एक एक जो आपकी टर्म है ना, जो श्रेणी की जो टर्म है वो आगे बढ़ा के आपको लिख देनी है। फिर आपको घटाना है, और घटाएंगे तो आपके पास हमेशा क्या बनेगी, गुणोत्तर श्रेणी बनेगी। और गुणोत्तर श्रेणी में आपको अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला आपको पता ही है, वहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए क्या करो, अगर आपको लिखना है ना तो साथ में इस प्रकार से, जैसे ये है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी अलग है ना, ये आपको रटना ही पड़ेगा। 4-5 सवाल करेंगे तो अपने आप को याद भी हो जाएगा। तो इसको साथ में लिख लिया करो कि हमने क्या किया है, सार्वनुपात से गुणा किया है और फिर हमने घटाया है ना। तो ये देखिए इसको यहाँ पर जैसे मैंने लिख भी दिया, वैसे कॉमन रेशियो आर है, वो कॉमन रेशियो आपके पास क्या है, एक्स है। एक्स से आपने गुणा कर दिया। अगर लिखना चाहिए ना तो लिख भी सकते हैं कि यहाँ पर जैसे किसी भी प्रकार से तीर का निशान लगा कि इस प्रकार से लिख लो कि सार्वनुपात निकाल के, है ना, सार्वनुपात निकाल के, सार्वनुपात से गुणा करके घटाना है। और ये तरीका ही यूज होगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट इसका नहीं बनता है, ठीक है। सार्वनुपात से गुणा करके घटाना है, ठीक है। ये चीज़ है, ये लिख लो ताकि आपको आगे वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आप पढ़ेंगे तभी आपको हाथों हाथों याद आ जाएगा, हाँ हमने यहाँ पे वो सार्वनुपात निकाला था और सार्वनुपात से गुणा करके एक एक टर्म वो आगे लिख दी थी और फिर हमने घटाया था। तो हमारे पास हमेशा गुणोत्तर श्रेणी बनती है जिसके अनंत पदों का योगफल का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमने लगा दिया और आंसर आ गया। इसी प्रकार से देखिए एक और प्रश्न मैं लिखता हूँ। ये देखिए एक और पर्सन, जैसे इसी के अंदर हम क्या करते हैं, माइनस वाले, मतलब एकांतर क्रम में भी ये एजीपी है वो बन सकती है। जैसे ये देखिए दूसरा पर्सन आपके पास सेम टू सेम है, प्लस माइनस ये निशान लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, 1, है ना।
अब ऊपर तो क्या था, प्लस था, यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। 1 माइनस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर, है ना, माइनस के अंदर 4x क्यूब, और इसके क्या है, अनंत पदों का योग की हम बात कर रहे हैं ना। तो सेम टू सेम तरीका है, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या, अब ये देखिए एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि परसेंट दे दिया फिर आप इसको एस के बराबर लिखेंगे। वहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन वो थोड़ी तेज करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपको पता है कि 150 मिनट है, 150% आप 150 मिनट में 150% तो हो नहीं सकते, है ना। और आपको करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप 90-100% कर देते हैं, 5-7 ही आपके गलत होते हैं, तो आपका सिलेक्शन वो टॉप रैंक में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सीधा लिखना है ना, एस बराबर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहिए यहाँ पर तो तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए योग की बात कर रही है, तो एस के बराबर हम लिख लेते हैं 1 माइनस का 2x प्लस का 3x स्क्वायर, है ना, माइनस का 4x क्यूब, और ये देखिए ये अनंत पदों का योग की है वो, है ना, पूछा गया है। अब यहाँ पर तो आप क्या पढ़ रहे हैं, ए जी पी हो पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है ये क्या है, समांतरिक गुणोत्तर श्रेणी है। एग्जाम के अंदर तो कोई लिखा नहीं है कि दिया हुआ ये समांतरिक गुणोत्तर श्रेणी है, इसके अनंत पदों का योग, है ना, आपको पूछा जाएगा, ऐसा तो लिखा हुआ आएगा नहीं। वहाँ पर तो आपको फिक्स, जैसे ये 2 का प्रश्न मैंने लिखा है, इसी प्रकार से प्रश्न वो मिलेगा, नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप, है ना, सपना भी आपको नहीं आएगा कि ये जी पी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे यार ये समांतर श्रेणी नहीं बन रही है ना, गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं बन रही है। तो फिर आप देखेंगे कि हाँ न्यूमेरिक वैल्यू है, अलजेब्रिक वैल्यू है, हमेशा ऐसा ही प्रश्न आता है ना, एक न्यूमेरिक वैल्यू आपको मिलेगी, एक अलजेब्रिक वैल्यू मिलेगी, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। तो आप सोचेंगे हाँ हो सकता है कि ये क्या हो जाए आपके पास समांतरिक गुणोत्तर श्रेणी वो हो सकती है। तो इसको आप चेक करेंगे, चेक करने का तरीका क्या है, वही सेम टू सेम की न्यूमेरिक वैल्यू क्या बनाएगी आपके पास, हमेशा समांतर श्रेणी बनेगी। तो देखिए 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, हाँ मतलब ये आपके पास क्या है, समांतर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर पहला पद तो 1 आप मान सकते हैं, दूसरा पद ये देखिए माइनस का x, ठीक है, तीसरा पद वापस से प्लस का x स्क्वायर, फिर चौथा पद वापस से माइनस का x क्यूब, है ना। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे ये आपके पास गुणोत्तर श्रेणी है या नहीं है। तो तरीका क्या है, दूसरे पद में पहले पद का भाग दे दो, है ना, हमेशा सार्वधातुक अनुपात हो क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये देखिए माइनस का x बटा 1, इसी प्रकार ये देखिए माइनस का एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, हर एक जो कॉमन रेशियो क्या निकल के आ रहा है, आर बराबर माइनस का एक्स है वो निकल के आ रहा है। मतलब ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी भी है और समांतर श्रेणी भी है। तो आपको इतना देखते ही तो पता लग ही जाएगा। फिर आराम से तरीका क्या है, सेम ही है। सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी का आप क्या निकालोगे, सार्वनुपात वो निकालेंगे, उससे गुणा करके एक एक जो आपकी टर्म हो वो आगे बढ़ा के लिख देंगे, है ना। फिर आपको घटाना है और फिर आपके पास क्या बन जाएगी, गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी, उसके अनंत पदों का योगफल आपको लगा देना है और आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमने ये देखिए इस सीरीज से आपके पास से कॉमन रेशियो आर का मान वो कितना निकल के आया, माइनस का एक्स है वो निकल के आया। तो ये देखिए माइनस एक्स से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का एक्स एस बराबर, यहाँ पर क्या है आपके पास एक एक आपको टर्म हो आगे बढ़ा के लिखनी है। तो ये देखिए पहले एक के नीचे कुछ नहीं लिखना है, फिर यहाँ पर आप इसको एक को माइनस एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स आ जाएगा, है ना। फिर ये देखिए माइनस का 2x को आप गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप ये देखिए 3x स्क्वायर को गुणा करेंगे तो माइनस से प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 3x क्यूब आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे वाले, है ना, पद हों आते जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है, घटाना है। घटाएंगे तो निशान क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, ये आपके पास प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए आप घटाएंगे तो यहाँ पर तो आपके पास क्या आएगा, एस प्लस एक्स एस, एक है ये आपके पास, ये देखिए एक के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, है ना। तो ये देखिए एक आ गया, फिर यहाँ पर तो है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस का 2x है और प्लस का क्या है, एक्स है, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का एक्स बचेगा। फिर आगे देखिए प्लस का 3x स्क्वायर है और माइनस का 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ पर ये देखिए प्लस का 3x स्क्वायर है, माइनस का 4x क्यूब है, तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस का, सॉरी माइनस का क्या बचेगा आपके पास, एक्स क्यूब बचेगा। इसी प्रकार से आगे वाले पदों में आते जाएंगे। तो ये देखिए ये वापस से आपके पास क्या बन रही है, एक जीपी बन रही है, और इसका आप सार्वनुपात निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का एक्स आएगा। तो यहाँ से ये देखिए आपने एस तो कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस एक्स, और यहाँ से आपके पास एस इन्फिनिटी का आप फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस का आर होता है। तो ये लगाएंगे तो पहला पद आपके पास क्या है, एक है, और नीचे आपके पास 1 माइनस आर का मान कितना है, माइनस का एक्स है। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये देखिए एस है, और ये देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स है, और 1 प्लस एक्स है वो यहाँ से ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, ये फिक्स तरीका है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा।
अगर आपके पास AGP आती है तो आपको जो गुणोत्तर श्रेणी है उसका आपको सार्वनुपात वो निकालना पड़ेगा। पूरी जो सीरीज दे रखी है उसको आपको सार्वनुपात से गुणा करके एक एक टर्म वो आगे बढ़ा के लिखनी है, फिर आपको घटाना है। घटाएंगे तो वापस से आपके पास एक गुणोत्तर श्रेणी बनेगी, उसके अनंत पदों के योगफल का फॉर्मूला आपको आता ही है। वो योगफल का फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये देखिए अगर एक और प्रश्न आप करना चाहें तो आपकी प्रैक्टिस के लिए तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपके पास ये देखिए, जैसे ये प्रश्न है ना, 3 + 5x² + 7x4 + 9x⁶ के अनंत पदों का योगफल, अनंत पदों का योगफल ज्ञात करो। तो ये देखिए कैसे करेंगे, वापस से वही सेम टू सेम तरीका है ना। ये देखिए एक तो आपके पास क्या न्यूमरिक वैल्यू है, एक आपके पास क्या अलजेब्रिक वैल्यू है। तो दी हुई श्रेणी आपके पास क्या बन रही है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तरीय श्रेणी बन रही है ना, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी वो बन रही है। तो फिक्स तरीका वही है, सबसे पहले इसको आप क्या लिख देंगे, एस के बराबर लिख देंगे, है ना। एग्जाम के अंदर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको जो भी गुणोत्तर श्रेणी बन रही है उसका आपको क्या निकालना है, सार्वनुपात निकालना है। एक एक उससे गुणा करके एक एक पद वो आगे बढ़ा के लिख देना है, फिर घटाना है। वापस से आपके पास गुणोत्तर श्रेणी बनेगी और उसके अनंत पदों का योगफल का आपके पास फॉर्मूला है, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर वो आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास 3 + 5x² + 7x⁴ + 9x⁶, ठीक है। ये आपके पास सीरीज है वो दे रखी है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए अलजेब्रिक वैल्यू आप देखेंगे तो आपके पास 1 + x⁴ 2 + x⁴ तो आपके पास कॉमन रेशियो आर का मान कितना आ रहा है, x² आ रहा है। तो आपको ये देखिए क्या करना है, पूरी जो आपके पास श्रृंखला दे रखी है उसको x² से गुणा करके एक एक पद आगे बढ़ा के लिख देना है। तो x², 3 के नीचे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। फिर आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, 5 और x² तो है ही, और यहाँ पर आपके पास कॉमन रेशियो भी x² है तो 5x⁴ आ जाएगा। फिर 7x⁴ आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे वाले पद आ जाएंगे। फिर आपको घटाना है, एक फिक्स तरीका यही है ना। ये देखिए घटा देंगे, निशान वो चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास ये देखिए क्या आएगा, एस आपने कॉमन ले लिया तो 1 - का x², फिर ये देखिए 3 आ गया प्लस 2x² आ गया, है ना। ये देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा। फिर ये देखिए आपके पास क्या बचेगा, 7 में से आप 5 घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x⁴ आ जाएगा। फिर 9 में से 7 घटाएंगे तो 2x⁴ आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे वाले पद हम आते जाएंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी क्या नहीं बन रही है, कोई भी जैसे सीरीज है वो नहीं मिल रही है ना। ये देखिए कोई जैसे 3 है, फिर 2x² है, फिर 2x⁴ है। लेकिन ये देखिए अगर इस 3 को आप छोड़ देंगे ना, है ना, इस 3 को जैसे यहाँ पर आपने छोड़ दिया तो आगे तो ये क्या बन रही है, गुणोत्तर श्रेणी बन नहीं रही है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए 3 को आप छोड़ देंगे, आगे से ये देखिए 2 हम कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या बन रही है, एक गुणोत्तर श्रेणी है वो बन रही है। s1 - x² 3 और 2 आपने कॉमन ले लिया तो x² + x⁴ + x⁴ है ना। और इस प्रकार से क्या बचेंगे, आपके पास अनंत पद ही आएंगे। अब आप कहेंगे कि अनंत पद कैसे आएंगे, यहाँ पर आपने 3 छोड़ दिया तो अनंत पद हैं उसमें से अगर आप एक छोड़ भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, वापस से क्या बचेंगे, अनंत पद ही तो बचेंगे। अब ये आपके पास क्या है, वापस से एक जीपी बन रही है। जीपी के अनंत पदों का योगफल का आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला आप लगा दो, है ना, a/1 - r। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा s1 - का x² और 3 + 2 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो पहला पद तो आपके पास क्या x² है, 1 - r का मान भी कितना आएगा, x² आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या आ जाएगा, 1 - का x² + 2 और यहाँ पर भी x² और नीचे क्या आ जाएगा, 1 - x² की होल स्क्वायर। यह आपके पास क्या है, राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं, ठीक है। एक फिक्स तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसी प्रकार से ये प्रश्न होंगे और ये तरीका मेरे हिसाब से आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ भी गया होगा। अब आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाना है, उसके अंदर बहुत सारे मैंने प्रश्न भेज रखे हैं, है ना। सभी प्रश्न आपको इसी तरीके से वो करने हैं, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी तो हमने एकदम बढ़िया से कर ली है। हरात्मक श्रेणी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन छोटी छोटी एक दो बातें हम हरात्मक श्रेणी की करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये टॉपिक सिलेबस में न होते हुए भी समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य जो तीनों का एक संबंध है, वहाँ से कई बार प्रश्न वो आ जाता है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे हरात्मक श्रेणी की और उसके बाद हम बात करेंगे हरात्मक माध्य की और फिर हम बात करेंगे तीनों के मध्य जो संबंध होता है, वहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है, वहाँ से हम 4-5 प्रश्न भी करेंगे। और उसी के साथ ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक काफ़ी आसान है और जितने भी क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, वो आपका एक भी गलत है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है।
आज ये टॉपिक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए हरात्मक श्रेणी क्या होता है, जैसे समांतर श्रेणी हमने पढ़ी है ना, जैसे ये देखिए आपके पास है समांतर श्रेणी, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो इसका व्युत्क्रम है ना, वो क्या बनाएगा, हरात्मक श्रेणी है वो बनाएगा। तो हरात्मक श्रेणी का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, आपने जो भी श्रेणी दे रखी है उसको आप उल्टा करके लिख देंगे, व्युत्क्रम रूप हो लिख देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगी, समांतर श्रेणी बन जाएगी। और समांतर श्रेणी का nवां पद, n पदों का योग, ये सब फॉर्मूले आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से आपके पास से ये प्रश्न वो सोल्व होंगे। लेकिन ये प्रश्न आपके नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए कभी नहीं पूछेगा आपको हरात्मक श्रेणी का nवां पद बताओ, है ना, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके टॉपिक हो सिलेबस में अब नहीं है। लेकिन एक दो प्रश्न कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे हरात्मक माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के आपस में जो संबंध है उसके बारे में हम वो डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास अगर लिखना चाहो तो ये देखिए वह श्रेणी, एक छोटी सी परिभाषा वो लिख लीजिए, वह श्रेणी जिसके जिसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी हो, व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में हो। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई थी, समांतर श्रेणी में हो। जैसे ये देखिए आपके पास अगर एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो आपके पास जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 1/3, है ना, 1/5, 1/7, 1/9, ठीक है, 1/11। ये क्या आपके पास एक हरात्मक श्रेणी है, एक हरात्मक श्रेणी है, ठीक है, हरात्मक श्रेणी है। कैसे है ये हरात्मक श्रेणी, क्योंकि इसको आप व्युत्क्रम लिखेंगे ना तो आपके पास क्या बनेगा, 3 5 7 9 11, है ना, ये क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी बन रही है, तो इसका व्युत्क्रम रूप है वो क्या होगा, आपके पास एक हरात्मक श्रेणी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, इसके अंदर वैसे भी कुछ स्पेशल है नहीं समझाने के लिए, आराम से आप, है ना, समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपके पास अब इसका nवां पद कैसे निकालेंगे, सीधा एक हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन से ना आंसर निकाल लेंगे, फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता है भी नहीं, और फॉर्मूला वैसे है भी नहीं है ना, पर्टिकुलर जो भी आपको श्रेणी दे रखी है उसको हम समांतर श्रेणी में बनाएंगे, और फिर समांतर श्रेणी का जो nवां पद निकालने का फॉर्मूला है वहाँ से हम आंसर निकालेंगे, वापस से उल्टा करके लिख देंगे, तो हरात्मक श्रेणी का उत्तर वो आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए सीधा हम प्रश्न कर लेते हैं ना, क्योंकि लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन वो कर लेते हैं। तो आपके पास देखिए ये प्रश्न है, जैसे 1/7 प्लस 1/11 प्लस 1/15 का 20वां पद बताओ, का 20वां पद याद करो। तो कैसे करेंगे, वही सेम टू सेम तरीका, आपके पास क्या दे रखी है, आपको हरात्मक श्रेणी वो दे रखी है ना, 1/7 प्लस 1/11 प्लस 1/15, कैसे पता चला, क्योंकि इसका व्युत्क्रम रूप क्या आ रहा है, समांतर श्रेणी आ रहा है, तो दी हुई श्रेणी क्या है, हरात्मक श्रेणी है, तो इसको आप समांतर श्रेणी में चेंज कर लेंगे, है ना, समांतर श्रेणी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 7 11 15, और इसका आप क्या निकालेंगे, 20वां पद, है ना, 20वां पद। तो 20वां पद निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, टी एन का फॉर्मूला क्या होता है nवां पद निकालने का, a प्लस एन माइनस का 1d। तो यहाँ से आपके पास ये देखिए पहला पद क्या है, 7 है, n-1, n का मान कितना है, 20 है, तो 20-1, है ना, और d का मान सार्वभौमिक है वो कितना है, 11-7 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास 7 प्लस 19 इंटू 4, ठीक है, और यहाँ से आपके पास वो क्या आ जाएगा, 7 प्लस और 19 को 4 से करेंगे तो 76, और 76 और 4 80 और 3 83, ठीक है। अब ये देखिए ये तो क्या है, इस समांतर श्रेणी का 20वां पद है। अब आपको थोड़ा सा ना जल्दीबाजी करेंगे तो ये मिस्टेक अब हो सकती है, अब जो पहला ऑप्शन आएगा ना 100% आपको 83 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ये 83 तो इस समांतर श्रेणी का nवां पद हमने निकाला है, तो वापस से हम क्या करेंगे इसको, है ना, व्युत्क्रम रूप हो लिखेंगे, उल्टा करके लिख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, हरात्मक श्रेणी का nवां पद आ जाएगा, मतलब 20वां पद आ जाएगा। अतः अतः हरात्मक श्रेणी का 20वां पद, ठीक है, हरात्मक श्रेणी का 20वां पद, T20 का मानो किसके बराबर आएगा, 1/83 के बराबर हो आएगा, और ये आपके पास क्या राइट आंसर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है ना, कि आपको पास जो भी प्रश्न दे रखा है उसका व्युत्क्रम रूप आप समांतर श्रेणी में लिखेंगे, फिर समांतर श्रेणी के फॉर्मूले से आपके पास क्या आएगा, उत्तर आएगा, लेकिन वो उत्तर किसका आएगा, उस समांतर श्रेणी का आएगा। आपको हरात्मक श्रेणी का उत्तर निकालना है, तो वापस से जो भी आंसर आया उसको उल्टा करके लिख देंगे, तो आपके पास किसका उत्तर आ जाएगा, हरात्मक श्रेणी का उत्तर है वो आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे अगर एक और प्रश्न आप लिखना चाहें तो ये देखिए दूसरा प्रश्न आपके पास है, हरात्मक श्रेणी 1/3, 2/7, 1/4, 2/9 का 45वां पद, ठीक है, 45वां पद याद करो।
याद करो। सीधा सिंपल सा तरीका है, आपको हरात्मक श्रेणी वो दे रखी है, इसका एन वपद निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इसको वापस से समांतर श्रेणी में चेंज करेंगे, है ना। तो समांतर श्रेणी करेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, 3 7/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको 4, है ना, 4/1 लिख दो, ये चाहे 4 लिख दो। फिर वापस से 9/2, है ना। इसका आपको क्या निकालना है, 45वां पद वो निकालना है, 45वां पद। तो यहाँ से आपके पास ये देखिए वापस से एन वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है समांतर श्रेणी में, a प्लस एन माइनस का 1d, है ना। पहला पद आपके पास क्या है, 3 है, एन का मान कितना है, 45 माइनस 1, है ना। एन बराबर 45 माइनस का 1, और डी सारवंतर आप आराम से निकाल सकते हैं, 7/2, है ना। 7/2 क्या होता है, 3.5 ही तो होता है। 3.5 में से आप 3 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 0.5 बचेगा, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर 0.5 लिख दो, या फिर आप क्या लिख दो, 1/2 लिख दो, एक ही बात है। या फिर ये देखिए यहाँ पर आप 9/2 क्या होता है, 4.5, 4.5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा बचेगा। तो ये देखिए आपके पास ये क्या आ गया, सारवंतर आ गया। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आपके पास क्या आएगा, 3 प्लस, और यहाँ पर 44, नीचे क्या है 2 है, तो ये देखिए 3 प्लस क्या आ जाएगा 22, और 22 और 3 कितने हो गए, 25 हो गए। तो आपके पास ये तो क्या है, समांतर श्रेणी का एनवा पद है, मतलब 45वां पद है। तो आपके पास हरात्मक श्रेणी का पूछा गया है ना, तो अतः हरात्मक श्रेणी का 45वां पद वो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/25, और क्या हो जाएगा, राइट उत्तर है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं, लेकिन ये सिलेबस में है नहीं तो आपसे कोई नहीं पूछेगा। अब हम बात कर लेते हैं छोटी सी, कि अगर आपके पास है, जैसे हमने समांतर श्रेणी के अंदर बात की थी ना, कि आपके पास जैसे ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में, तो आपके पास एक संबंध था ए बी सी में, वो क्या था, 2b बराबर a प्लस सी, है ना। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, b बराबर a प्लस सी बटा 2 हो लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर ए बी सी आपके पास क्या हूँ, गुणोत्तर श्रेणी में हो, जीपी की में हूँ, तब आपके पास संबंध क्या था, बी स्क्वायर बराबर ए सी। उसी प्रकार अगर ए बी सी आपको एच पी में दे दिया, हरात्मक श्रेणी में दे दिया, तो इनके मध्य आपके पास जो संबंध होता है वो क्या होता है, बी बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी होता है। ये कैसे आता है, इसको हम थोड़ा सा वो डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम एक साथ वो लिख लेंगे। ये आपको थोड़ा सा ना याद रखना है, यहाँ से कई बार प्रश्न वो बन सकता है सिलेबस में न होते हुए भी, वरना ये प्रश्न भी नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए आपके पास हरात्मक माध्य, है ना, कैसे आएगा वो हम चेक कर लेते हैं ना। जो अभी भी हमने संबंध लिखा था वो किस प्रकार से आता है उसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। हरात्मक माध्य, तो वही सेम टू सेम बात जैसे हमने समांतर श्रेणी में की थी, गुणोत्तर श्रेणी में की थी, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ए और बी तो आपने क्या ले लिया, दो संख्या हो ले ली, है ना। और उनके मध्य एक हरात्मक माध्य आपने एच हो मान लिया। तो ए एच बी तीनों क्या हो गए, एक हरात्मक श्रेणी में हो गए, है ना, हरात्मक श्रेणी में है, ठीक है, हरात्मक श्रेणी में है। तो यहाँ से ये आपके हाथ से क्या है, हरात्मक श्रेणी में। तो हरात्मक श्रेणी में तो इसका उल्टा क्या होगा, समांतर श्रेणी में हो जाएंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तीनों को उल्टा करके लिख देंगे, 1/a 1/h 1/b, किस में हो जाएंगे, समांतर श्रेणी में होंगे, है ना, समांतर श्रेणी में होंगे। अब समांतर श्रेणी में होंगे तो समांतर श्रेणी से तो आपको पता ही है कि तीनों का जो अंतर होता है, दूसरे पद में से पहले पद का अंतर, है ना, और तीसरे में से दूसरे का अंतर, मतलब सार्व अंतर वो क्या होता है, समांतर श्रेणी में समान होता है। तो वही तरीका हम यहाँ पे यूज करते हैं। या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी अगर आपके पास समांतर श्रेणी में होता है तो आप क्या लिखते हैं, 2b बराबर a प्लस सी लिखते हैं। अगर उस प्रकार से नहीं करना है तो इस प्रकार से कर लो कि क्रमांकित पदों का जो अंतर है वो क्या होता है, बराबर होता है समांतर श्रेणी में। तो 1/h माइनस का 1/a, और बराबर हो किसके होगा, 1/b माइनस 1/h के हो बराबर होगा। अब h वाले पदों एक साइड कर लेते हैं ना। तो ये देखिए आपके पास 1/h और इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2/h, और बराबर क्या बचेगा, 1/a है वो इस साइड माइनस है तो बराबर से उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 1/b आ जाएगा। तो इसको आप एलसीएम लेके सरल करेंगे तो 2/h बराबर आपके पास क्या आएगा, ए बी, और इधर क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास ये देखिए 1/h का मान आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी, और नीचे क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा, है ना। अब आपको ये पास है, यहाँ से आप देखेंगे तो h बराबर क्या आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 2ab अपॉन क्या आ जाएगा, a प्लस बी का है वो आ जाएगा। ये फॉर्मूला इस प्रकार से निकाला जाता है ना, दो संख्याओं के मध्य अगर आपको हरात्मक माध्य पूछा है तो अभी अभी हमने वो ऊपर बात की थी, वो इस फॉर्मूले से आता है। ये तरीका है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है ना, कि दो संख्या दे रखी है तो उसका हरात्मक माध्य को कैसे निकालेंगे, दोनों को गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, नीचे दोनों को जोड़ के भागा वो लगा दो, मतलब h बराबर हो क्या आएगा, 2ab अपॉन a प्लस बी है वो आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो नोट लगा के तीनों चीज़ हम एक साथ वो लिख लेते हैं ताकि याद भी रह जाए आपको। नोट लगा के लिख लो ना तीनों को, कि अगर आपके पास तीन संख्या ए बी सी समांतर श्रेणी में तो संबंध क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में है तो संबंध क्या होता है, हरात्मक श्रेणी में है तो संबंध वो क्या होता है। तो आपके पास ये देखिए ए बी सी समांतर श्रेणी में है,
क्या आता है आपके पास, बी बराबर ए प्लस सी बट्टा 2। ठीक है, इसी प्रकार ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो आपके पास संबंध क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर आपके पास तीन संख्याएं ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो आपके पास वो संबंध क्या आएगा, हरात्मक श्रेणी में है, तो संबंध आपके पास वो क्या आएगा, बी बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2ac अपॉन ए प्लस सी है वो लिख सकते हैं। तो ये तीनों संबंध आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ से हम गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य तीनों के मध्य जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर आधारित एक दो प्रश्न करेंगे, क्योंकि हरात्मक माध्य फिर एन हरात्मक माध्य है, पहला हरात्मक माध्य कैसे निकालेंगे, दूसरा कैसे निकालेंगे, वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो वहाँ से प्रश्न वो नहीं बनेगा। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये संबंध ध्यान में रखना है कि दो संख्या दे रखी है तो उनके मध्य अगर आपको हरात्मक माध्य निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता है वो नहीं है। अब ये देखिए लास्ट एंड फाइनल टॉपिक हेडिंग वो लगा लीजिए, समांतर माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, व हरात्मक माध्य में संबंध। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, हरात्मक माध्य में संबंध। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो लगा लीजिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो समांतर माध्य अभी भी हमने बात की है पहले, है ना, गुणोत्तर माध्य की भी बात की है, हरात्मक माध्य की भी हमने वो बात की है, तो ये आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है। तीनों को एक बार वापस से लिख देते हैं, वैसे ऊपर मैंने लिख दिया है लेकिन यहाँ पर वापस से लिखते देते हैं, पूरा तरीके से करते हैं, तीनों के बारे में जो जो संबंध बनते हैं, जो जो प्रश्न बनते हैं, सब हम प्रैक्टिस वो करेंगे। तो देखिए मानक संख्याएं, सबसे पहले दोनों संख्याएं हम मान लेते हैं ना, मानक संख्या हमने क्या मान ली, मानक संख्या ए बी है। ठीक है, मानक संख्या ए बी, ठीक है, दो संख्या हमने मान ली ए बी। अब अगर इन दोनों संख्याओं से आपको समांतर माध्य पूछ ले तो आपके पास क्या आएगा, तो समांतर माध्य, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो समांतर माध्य, समांतर माध्य ए बराबर आपके पास क्या आएगा, ए प्लस बी बटा 2, है ना, ये तो होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य जी का मान वो क्या आएगा आपके पास, अंडरूट ए बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और हरात्मक माध्य का फॉर्मूला आपके पास वो क्या आएगा, हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य एच का है वो फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, अभी भी हमने बात की है 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, समीकरण नंबर 1 है, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 है, ये आपके पास क्या है, समीकरण नंबर 3 है। अभी देखिए यहाँ से आपके पास 1 2 और 3 से आपके पास एक संबंध वो बनता है, ये आपको थोड़ा सा वो याद रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए तीनों से संबंध वो क्या बनता है आपके पास, अगर आप देखेंगे तो तीनों के मध्य जो संबंध होता है वो क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर ए एच। ये संबंध आपको ध्यान में रखना है, जी स्क्वायर बराबर ए एच, ये आपको याद रखना है। इसको आप यहाँ पर भी लिख लीजिए ना, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य में जो संबंध होता है वो क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर ए एच। एक तो ये आपको याद रखना है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये बात हो क्यों लिखी है, सही है या नहीं है। तो ये देखिए जी का मान आपके पास क्या है, समीकरण नंबर 2 से है ना, तो ये देखिए समीकरण इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 2 एंड 3, है ना, इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो यहाँ से आप देखेंगे तो जी का मान वो लिख दीजिए समीकरण नंबर 2 से, तो इसका स्क्वायर आप करेंगे तो ये देखिए अंडरूट ए बी, इसका स्क्वायर बराबर आपके पास ये देखिए ए का मान क्या है आपके पास, ए प्लस बी बट्टा 2, और एच का मान आपके पास क्या है, 2ab अपॉन ए प्लस बी। और ये देखिए मानो क्या आएगा, बराबर आएगा ए प्लस बी से ए प्लस बी वो कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी बराबर ए बी है वो आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बन सकता है ना, और बना भी है पहले वाली एग्जाम में आप देखेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जी स्क्वायर बराबर ए एच, है ना। अगर आपके पास दो संख्याओं का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य दे रखा है तो उनके मध्य जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, जी स्क्वायर बराबर ए एच। ओके, जी स्क्वायर बराबर ए एच है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर बराबर ए एच। ये देखिए जी स्क्वायर बराबर ए एच है, इसका मतलब क्या है, जैसे आपके पास थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, अगर आपके पास तीन संख्याएं ए बी सी, है ना, अगर गुणोत्तर श्रेणी में आपको दे रखी है तो आपके पास रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो सेम टू सेम यहाँ पर बी की जगह क्या लिखा हुआ है, जी, है ना, लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से सेम टू सेम इस कंडीशन से इसको आप क्या लिख सकते हैं कि ए जी एच है वो किसके अंदर दे रखे हैं आपको,
गुणोत्तर श्रेणी में है वो दे रखी है ना, ये बात भी तो आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए थ्योरी के अंदर ये भी लिखा हुआ आ सकता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा लिख लीजिए नीचे, ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिए। अतः ए जी एच गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, ठीक है। समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्यम कौन सी श्रेणी में होते हैं? गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, ठीक है। कैसे लिखा वो समझ गए ना। जैसे ये देखिए अभी भी हमने बात की कि तीन संख्याएं ए बी सी अगर गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो रिलेशन क्या होता है तीनों के मध्य? बी स्क्वायर बराबर ए सी तो होता है ना, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। तो सेम टू सेम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जी स्क्वायर बराबर ए एच है, वो रिलेशन है जी स्क्वायर बराबर ए एच। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि ए बी सी है वो क्या गुणोत्तर श्रेणी में, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए जी एच है वो क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में, है ना। सेम टू सेम इसी प्रकार से रिलेशन वो लिख सकते हैं। और कई बार सत्य असत्य कथन के अंदर ये लाइन आपको लिखी हुई मिल सकती है, तो ये आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखना है। ए जी एच है ना, ये ऑर्डर वो सेम ही रहेगा। इस प्रकार आप नहीं लिख सकते कि जी ए एच गुणोत्तर श्रेणी में, इसका मतलब तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बराबर जी एच हो जाएगा, जो कि गलत है ना, क्योंकि आपके पास जो रिलेशन है वो क्या है? जी स्क्वायर बराबर ए एच है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है कि ए जी एच है ना, तीनों क्रम से। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? समांतर माध्य पढ़ते हैं, फिर गुणोत्तर माध्य, फिर हरात्मक माध्य। तो तीनों का ऑर्डर क्या होता है? सेम होता है। तीनों क्या होते हैं? गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ना ध्यान रखना है, सत्य असत्य कथन के अंदर यहाँ से प्रश्न वो बन सकता है। दूसरा आपके पास क्या है? ये तो आपके पास क्या है? पहला रिलेशन है ना तीनों के मध्य। दूसरा रिलेशन आपके पास क्या है कि हमेशा समांतर माध्य है वो किससे बड़ा होता है? गुणोत्तर माध्य से। और गुणोत्तर माध्य हमेशा किससे बड़ा होता है? हरात्मक माध्य से। मतलब तीनों के अंदर आप सबसे बड़ा देखेंगे तो हमेशा क्या आएगा? समांतर माध्य आएगा, और सबसे छोटा क्या आएगा? हरात्मक माध्य आएगा। लेकिन इसके साथ आप बराबर का निशान भी लगा लीजिए। बराबर क्यों लिखेंगे? ये देखिए, इसको आप एक बार हिंदी के अंदर भी लिख लीजिए कि समांतर माध्य, समांतर माध्य है वो हमेशा किससे बड़ा या बराबर होता है? गुणोत्तर माध्य की। गुणोत्तर माध्य, ठीक है, हमेशा किससे बड़ा या बराबर होता है? हरात्मक माध्य की। ये देखिए बराबर क्यों लिखा है मैंने? बराबर इसलिए लिखा है कि कई बार मान लीजिए तीन संख्याएं बराबर आपने ले ली, सेम टू सेम। जैसे ये देखिए दो संख्या आपने जैसे ले ली, या तीन संख्या ले ली, जो भी आपकी इच्छा है। जैसे आपने दो और दो ले ली, है ना, ये दो संख्याएं जैसे ले ली, है ना। अब इन दो संख्याओं को आप क्या निकालेंगे? समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य आपके पास ए का मान हो कितना आएगा? 2 + 2/2, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर आप इसका गुणोत्तर माध्य निकालेंगे जी का मान, तो जी का मान क्या होता है? अंडरूट ए बी। तो ये देखिए 2 × 2 है ना, तो इसका मान भी क्या आएगा? 2 आएगा। हरात्मक माध्य निकालें तो इसका मान भी आपके पास क्या आएगा? ये देखिए 2ab, तो 2 × 2 × 2, और नीचे क्या आएगा? 2 + 2। तो इसको भी आप काटेंगे तो ये देखिए 4 से 4 कट जाएगा, इसका मान भी क्या आएगा? 2 आएगा, है ना। ये देखिए 2 + 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 × 2 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल और 2 बच जाएगा। मतलब अगर दोनों संख्याएं सेम है ना, समान अगर संख्या है, तो उसका हमेशा समांतर माध्य, गुणोत्तर, है ना, माध्य और हरात्मक माध्य, तीनों का मान समान होता है। लेकिन अगर संख्याएं अलग अलग हैं, जैसे ये देखिए आपके पास एक संख्या एक ले ली, एक आपने क्या ले ली? 3 ले ली, लेकिन इसका अंडरूट होने निकलेगा। तो ये देखिए आप एक संख्या तो एक ले लो, और एक संख्या हमने क्या ले ली? 9 ले ली, है ना। अब ये देखिए इन दोनों संख्याओं का आप समांतर माध्य निकालेंगे तो ए का मान आपके पास क्या आएगा? 9 + 1 10/2, मतलब 5 आ जाएगा। गुणोत्तर माध्य आप निकालेंगे तो अंडरूट 9, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। हरात्मक माध्य आप निकालेंगे तो ये देखिए आपके पास 2ab है ना, और नीचे क्या आएगा? 9 + 1 10। तो ये देखिए ऊपर तो आपके पास क्या है? 18 है, और नीचे क्या है? 10 है ना। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा? 1.8 आएगा। तो सेम टू सेम ये रिलेशन आप फॉलो कर रहे हैं ना। ये देखिए सबसे बड़ा समांतर माध्य है, उससे छोटा है गुणोत्तर माध्य, उससे छोटा है हरात्मक माध्य। तो ये रिलेशन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य वो बड़ा होता है हमेशा गुणोत्तर माध्य से, हमेशा बड़ा होता है हरात्मक माध्य से, ठीक है। और यहाँ से कई बार वो प्रश्न आते हैं। देखिए प्रश्न भी हम कर लेते हैं, तो वीडियो को रोक के मैं 4-5 प्रश्न वो एक साथ लिख लेता हूँ, और फिर हम उनका सोल्यूशन वो साथ में कर लेंगे, और उसी के साथ ये हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो ये देखिए प्रश्न मैंने लिख लिए हैं, 4-5 प्रश्न है, और इसके साथ ही ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इजी ही आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आराम से आप कर लेंगे, अगर नहीं याद है तो फिर नहीं होगा प्रश्न, ठीक है। तो देखिए दो संख्याओं का समांतर माध्य आपको दे रखा है 27, और हरात्मक माध्य आपको दे रखा है 3, और गुणोत्तर माध्य जी का मानव पूछा है। तो अभी अभी हमने रिलेशन में बात की है, जी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए एच होता है। तो ये देखिए जी का मान आपसे पूछा है, मतलब जी स्क्वायर तो रहने दीजिए, और ए का मान आपके पास क्या 27 है, और एच का मान आपके पास क्या है? 3 है। तो जी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 81, और यहाँ से जी का मान आपके पास क्या आ जाएगा? √81, और √81 बराबर क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या राइट आंसर है। तो आराम से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, तरीका पता है, तो आराम से देखिए 10 सेकंड का प्रश्न है। अगर नहीं पता है जी स्क्वायर बराबर एच, अगर ये रिलेशन आपको नहीं पता है, तो फिर कितने भी कोशिश कर लीजिए आपके पास वो आंसर नहीं आएगा। इसी प्रकार से देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है कि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य आपको क्या दे दिया? एच का मान तो क्या दे रखा है? हरात्मक माध्य एच बराबर 4 दे रखा है,
और एक आपको ये एक रिलेशन वो दे रखा है कि 2a प्लस जी स्क्वायर वो किसके बराबर है, 27 के बराबर है। तो संख्याएं आपसे पूछी गई हैं। तो देखिए संख्याएं आपसे पूछी गई तो सबसे पहला तरीका तो क्या है, ऑप्शन से कर लो। आपके पास ये देखिए ऑप्शन है 10 5 है ना, इस प्रकार से तो ऑप्शन तो आएंगे आपके एग्जाम में। तो देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन से देख लो कि कौन से ऑप्शन से आपके पास हरात्मक माध्य क्या आ रहा है, 4 आ रहा है ना। तो अगर आपके पास हरात्मक माध्य 4 आ जाएगा तो जो भी ऑप्शन से आ रहा है उन संख्याओं से आप क्या निकाल लो, समांतर माध्य निकाल लो, और उन संख्याओं से आप गुणोत्तर माध्य निकाल लो, और फिर तीनों का मान इसके अंदर लिख दीजिए। अगर इसको भी संतुष्ट कर रहा है तो आपके पास जो भी ऑप्शन है वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करते हैं, है ना। ऑप्शन ए को आप चेक करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन ए से आप एच का मान देखेंगे ना, ऑप्शन ए से आप एच का मान देखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 × 10 × 5, और नीचे क्या आएगा 10 + 5। तो यहाँ से आपके पास ये देखिए 10 को 5 से करेंगे 50, और 200 100 के अंदर आप 15 का भाग देंगे तो 4 नहीं आ रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन नंबर बी है, उससे आप हरात्मक माध्य को चेक करेंगे तो आपके पास ये देखिए 2ab/a + b, ये तो फॉर्मूला होता है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 + 2 6। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये देखिए 8 2 16 है ना, 16 में आप 6 का भाग देंगे तो 4 नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। सी को आप चेक करेंगे तो ये देखिए 2 × a × b, और नीचे a + b 8 और +4 12, और ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, ये देखिए 8 दूनी 16, 16 को 4 से करेंगे 64 में आप भाग देंगे 12 का तो 4 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो फिर डी को तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी से। ये देखिए एच का मान आप निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2ab, है ना, और नीचे क्या होता है a + b। तो a का मान आपके पास क्या है, 6 है, और प्लस का क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास 6 × 18 18 2 36, 36 में आप 9 का भाग देंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। तो पर्सन की पहली कंडीशन से हरात्मक माध्य बराबर 4, आपके पास संख्याएं क्या आई, 6 और 3 आई। तो ये देखिए इन संख्याओं से आप क्या निकालेंगे, समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य क्या होता है, a + b/2। तो ये देखिए यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 9/2, मतलब ठीक है, ये आपके पास समांतर माध्य आ गया। इन दोनों से आप गुणोत्तर हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास गुणोत्तर माध्य वो क्या आ जाएगा, √ab। तो ये देखिए 6 × 3 मतलब 18, है ना, √ क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ओके, अब इसके अंदर वो देख लीजिए, अगर इसको भी संतुष्ट कर रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। तो 2a 2 × 9/2 प्लस जी स्क्वायर करेंगे तो वापस से 18 बराबर किसके आएगा, 27 के आना चाहिए। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 18 और 9 कितने हो गए, 27 बराबर 27। मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आराम से ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है, तथा संख्याओं का अनुपात आपको 4:1 हो दे रखा है, तब संख्याएं होंगी। अब ये देखिए ऑप्शन आपको दिए हुए आएंगे, ऑप्शन से आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन मैंने नहीं लिखे कि आपको तरीका भी आना चाहिए ना। तो हम ये देखिए तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे रखा है कि संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है। तो देखिए एक तो कंडीशन क्या बनेगी, समांतर माध्य वो किसके बराबर बोल रहा है, गुणोत्तर माध्य से 2 ज्यादा बता रहा है। तो ये देखिए समांतर माध्य बराबर वो कब होगा, जब गुणोत्तर माध्य में आप क्या जोड़ देंगे, 2 है वो जोड़ देंगे, तब दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। ये चीज़ आपको प्रश्न के अंदर वो बोली हुई है। फिर आपको संख्याओं का अनुपात 4 दे रखा है। तो ये देखिए माना संख्याएं आपने मान ली है ना, माना संख्याएं आपके पास क्या आएंगी, एक तो आपने 4 है और एक आपके पास क्या 1 है। अनुपात में दे रखी है तो एक कोई हम अचर राशि इसके साथ वो गुणा में लिख लेते हैं। तो ये देखिए अक्स से गुणा कर लिया, तो संख्याएं आपके पास क्या हो गई, एक तो 4x हो गई, एक आपके पास क्या हो गई 1x लिख दो या फिर x लिख दो, ये आपके पास क्या हो गई, 2 संख्याएं होगी। अब दोनों संख्याओं से समांतर माध्य आपके पास फॉर्मूला है ही, है ना। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 4x + x/2, है ना। समांतर माध्य का फॉर्मूला लगा दिया, और गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला आपके पास है ही, √ के अंदर 4x और दूसरी संख्या भी क्या है आपके पास, ये देखिए कोष्टक में लिख देते हैं ना, 4x और 1x। ओके, और प्लस में क्या है 2 है। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, 4x + x 5x/2, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, √ के अंदर क्या आएगा 4x², है ना। ये एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, √ 4x² + 2। यहाँ से देखिए आपके पास मान क्या आ जाएगा, 5x/2 है बराबर, यहाँ पे ये देखिए इसको √ निकालेंगे तो 2x + 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x + 4x + 4, सॉरी बराबर, है ना। तो यहाँ से आपके पास x का मान हो क्या आ जाएगा, 5x में से 4x घटाएंगे तो x बराबर आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। x का मान आपने निकाल लिया, अतः संख्याएं क्या हो जाएंगी, अतः संख्याएं आपके पास क्या आ जाएंगी, 16, और साथ में क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब देखिए आपके पास जो भी ऑप्शन होंगे, ऑप्शन से अगर करना चाहेंगे तो ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको मतलब 16 4 मिलेगा, एक ऑप्शन आपके पास ये देखिए जैसे मान लीजिए क्या मिलेगा आपको 12, और साथ में क्या मिलेगा 3 मिलेगा, है ना। या फिर एक ऑप्शन जैसे आपको क्या मिल जाएगा 20,
और साथ में क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। तो ऑप्शन से आप कंडीशन को फॉलो कर लीजिए कि समांतर माध्य है ना, दोनों का समांतर माध्य निकाल लो। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये देखिए 25/2 आएगा, दोनों का आप क्या निकाल लो, गुणोत्तर माध्य निकाल लो जी का मान। और फिर ये देखिए अगर आपके पास ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वही संख्याएं क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो ये देखिए 16 से यार आपने निकाला ना, तो इससे आप देखेंगे तो समांतर माध्य आपके पास क्या आएगा, 16 और 4 20, 20 में 2 का भाग देंगे तो 10, और गुणोत्तर माध्य आप निकालेंगे तो जी का मान ये देखिए 16 × 4, तो ये देखिए 64, 64 का वर्गमूल आपके पास वापस से क्या आ जाएगा, देखिए 16 चौक 64, और 64 का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो अगर ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से भी हो सकता है, बाकी तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये देखिए इसको वापस से थोड़ा मिटा देता हूँ मैं, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब हर एक प्रकार से आना चाहिए। काफ़ी टाइम में तो प्रैक्टिस किया करो कि ऑप्शन से किस प्रकार हो सकता है, तरीके से किस प्रकार हो सकता है। हर एक पर्सन को ये आपको देखना चाहिए। एसआर श्रेणी लेकर बैठो और ऑप्शन से निकाल कर देखो कि हाँ ऑप्शन से इस प्रकार से मैं ये प्रश्न को कर सकता हूँ। आपके पास बहुत टाइम है, 12 महीने आप कम से कम मान के चलो, तो 12 महीने का सदुपयोग करेंगे तो एग्जाम बहुत ही आसान लगेगा आपको। आगे वाला प्रश्न ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी बन सकते हैं। आपको प्रश्न क्या बोल रहा है, A1 A2 A3 A20 13 व 67 के मध्य समांतर माध्य हैं। तो आपको इन समांतर माध्यों का है ना महत्तम मानव पूछा है, A1 गुना A2 गुना A3 गुना A20 का महत्तम मानव क्या होगा। तो अभी भी हमने एक कंडीशन वो देखी है कि संख्याओं का जो समांतर माध्य है ना, वो हमेशा किससे बड़ा होता है, गुणोत्तर माध्य से वो बड़ा होता है। तो इसी कंडीशन से ये देखिए आपके पास इस प्रश्न का उत्तर आएगा। कैसे आएगा, ये देखिए ये कंडीशन होता है तो समांतर माध्य निकाल लीजिए। ये देखिए A1 A2 A20, तो ये देखिए इनका समांतर माध्य आप क्या लिखेंगे, A1 + A2 + A3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर आपके पास A20 और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये समांतर माध्य लिख दिया। और ये देखिए ये गुणोत्तर माध्य निकल लेते हैं। तो गुणोत्तर माध्य किस प्रकार से निकालते हैं आप, संख्याओं का सभी को गुणा करके लिख देते हैं, A1 गुना A2 गुना A3, और ये देखिए गुणा क्या आ जाएगा, A20, और फिर ऊपर भी हम क्या करते हैं 1/n ही तो करते हैं, है ना। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। तो 1 और नीचे क्या आएगा, टोटल 20 संख्या है तो 20 का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। फिर ये देखिए अगर थोड़ा सा आपको याद है कि दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य है, तो सभी समांतर माध्यों का योगफल का हमने फॉर्मूला देखा था, याद कीजिए। ये देखिए अगर दो संख्या हैं a और b, इनके मध्य अगर आपके पास n समांतर माध्य हैं, तो इन n समांतर माध्य के योगफल का फॉर्मूला हमने देखा था। क्या फॉर्मूला था, n/2, या फिर मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि दोनों संख्याओं का एक क्या निकाल लो आप, समांतर माध्य निकाल लो, a + b/2, और इसको आप किससे गुणा कर दो, n से गुणा कर दो, है ना। ये फॉर्मूला हमने देखा था कि दो संख्या हैं उनके मध्य अगर n समांतर माध्य हैं, तो n समांतर माध्यों का योगफल का फॉर्मूला आपके पास क्या था, दोनों के मध्य एक समांतर माध्य निकाल लो और उनका क्या कर दो, n से गुणा कर दो। तो सेम टू सेम यहाँ पर a का मान तो कितना है, 13 है, और b का मान कितना है, 67 है। तो आराम से आप निकालते हैं ना। इन दोनों के मध्य तो ये क्या है, 20 समांतर माध्य हैं, तो n का मान आपके पास क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। तो इस फॉर्मूले से आपके पास ये देखिए क्या आ जाएगा, नीचे मैं लिख देता हूँ ना, ये देखिए नीचे मैं लिख ही देता हूँ ताकि याद हो जाए, या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि रिवीजन करें ना, उस टाइम ये ना हो कि यार ये कैसे निकाला। सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आपने रिवीजन किया एक दो बार, काफ़ी टाइम भी हो गया, थोड़ी सी गलती मेरी भी थी, कई बार है ना स्वास्थ्य कारण हो गए, फिर थोड़ा सा आप सबको पता है पारिवारिक कारण हो गया, तो उसकी वजह से वीडियो है वो टाइमली नहीं आ पाई। लेकिन अभी आपको डेली एक वीडियो तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, कई दिन आपको हो सकता है कि 2 वीडियो भी मिल जाए, ठीक है। इन छुट्टियों में आपका सिलेबस मैंने आपको पूरा कराने की पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि छुट्टियों में आपका सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा, जो भी आपको नया मटेरियल करना था। और फिर वो हम दिल्ली के 5-7 जो क्वेश्चन करने हैं वो आपको यूट्यूब के ऊपर वो मिलते जाएंगे, एसआर सैनी बुक के हर एक टॉपिक का, है ना। तो वो आपको चीज़ें आगे तक एग्जाम तक मिलती जाएंगी, लेकिन जो भी हमको पढ़ना था थ्योरी के अंदर वो आपको इन छुट्टियों के अंदर मिल जाएगा, तो आराम से आप नोट्स वो बना सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा, यहाँ से आप देखेंगे तो 13 व 67 के मध्य, है ना, 13 व 67 के मध्य 20 समांतर माध्य का योग, है ना, 20 समांतर माध्य का योग, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, ये देखिए आपके पास है 20, है ना। ये तो 20 तो बाहर हो गया क्योंकि n का मान तो बाहर होता है, और प्लस के अंदर क्या आएगा, 13 + 67/2, है ना। ये फॉर्मूला हमने देखा था। थोड़ा सा पन्ने पलट लो, समांतर माध्य में जाओ, वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा। वहाँ पे हमने 3-4 प्रश्न भी किए थे। तो ये देखिए 13 और 67 को जोड़ेंगे तो आपके पास 80, 80 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 40, 20 × 40 करेंगे तो आपके पास ये देखिए 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा। तो ये देखिए समांतर माध्य योग का फॉर्मूला हमने लगा दिया। तो यहाँ पर आपके पास ये देखिए ये तो क्या आ जाएगा आपके पास है 800, है ना। ये A1 A2 A3 A20 का मान तो क्या आ गया, 800 आ गया। नीचे आपके पास क्या है, 20 है, और इसका मान ग्रेटर देन किससे होगा, A1 × A2 × A3 × A20, है ना।
और यहाँ पर आपके पास क्या है 1/20 है वो लिखा हुआ है। इसको आप काट देंगे तो ये देखिए आपके पास क्या आएगा 40, और ये इसके क्या है ग्रेटर देन है ना। एक मिनट, ये नीचे वाला प्रश्न मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अच्छा प्रश्न है ये, देखिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो 4 नंबर प्रश्न है, ये 5वां जो प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो इसको आपको ना थोड़ा ध्यान से वो समझना है। फिर ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, ये देखिए इसको भी लिख ही देता हूँ, A1 गुणा A2 गुणा A3 A20 है ना, गुणा A20 तक वो जा रहा है। फिर यहाँ पर आपके पास क्या है 1/20 है। अब आपको मान किसका निकालना है, A1 A2 इन सब का है ना, गुणा के अंदर है। A1 गुणा A2 गुणा A3 गुणा A20 का महत्तम मान आपसे पूछा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मान वो क्या हो सकता है। तो ये देखिए घात वो हटानी है, तो दोनों साइड हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर वो कर देना है, स्क्वायर नहीं सॉरी पावर क्या कर देते हैं 20 वो कर देते हैं। तो 40 की पावर क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, और इस साइड भी देखिए पावर 20 कटेंगे तो 1/20 से 20 वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। सीधा सा सिंपल है। एक तरीका हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन हमने फॉलो की है, कौन सी, कि समांतर माध्य वो हमेशा किससे बड़ा होता है, गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो ये देखिए 1/20 और गुणा 20, तो 20 से 20 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 40 की पावर 20 से क्या नहीं हो सकता, इसका महत्तम मान हो, अधिकतम से अधिकतम महत्तम मान हो क्या हो सकता है 40 की पावर 20 हो सकता है, इससे बड़ा नहीं होगा, सॉरी इससे छोटा वो नहीं होगा, है ना। तो A1 गुणा A2 गुणा A3 गुणा A20, ये आपके पास क्या आ जाएगा राइट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन है उसमें 40 की पावर 20 जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं ना। इसी प्रकार ये देखिए आगे वाला प्रश्न देखेंगे तो ये एक स्टेप का प्रश्न है कि n धनात्मक संख्याओं का गुणनफल आपको एक हो दे रखा है, और आपको क्या पूछा है योग हो पूछा है। तो वापस से वही बात है ना, वापस से आपके पास कंडीशन क्या है कि समांतर माध्य वो किससे बड़ा होता है, गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये कंडीशन आप फॉलो करेंगे तो आपने ये देखिए धनात्मक संख्या मान ली, माना धनात्मक संख्या, माना n धनात्मक संख्याएं, माना n धनात्मक संख्याएं, n धनात्मक संख्याएं x1 x2 x3 डॉट 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 xn, है ना। ये n धनात्मक संख्या हमने मान ली, इसके अंदर ये फॉर्मूला हम यूज करने हैं समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य वाला। तो आपके पास ये देखिए क्या आएगा, समांतर माध्य x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, सभी को आप जोड़ देंगे और नीचे हम क्या दे देंगे n का वो भाग दे देंगे, ठीक है। इसका मान है ना गुणोत्तर माध्य से क्या होगा बड़ा होगा, तो गुणोत्तर माध्य में हम क्या कर देंगे n धनात्मक संख्याओं का गुणा करके लिख देंगे x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 xn, और यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी 1/n हो आ जाएगी। ये गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला हमने देखा था, है ना। वापस से पन्ने पलट के आप चेक कर सकते हैं गुणोत्तर माध्य के अंदर, वहाँ पे हमने 2-3 प्रश्न भी किए थे। फिर आपको यहाँ पर क्या बोल रखा है n धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, मतलब इनका गुणनफल आपको एक हो दे रखा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 xn, है ना। और नीचे आपके पास क्या n है, ये बड़ा है किससे, और इसका मान आपको प्रश्न में दे रखा है 1, और इसकी पावर क्या आएगी 1/n हो आ जाएगा। अब 1 की पावर 1 हो चाहे 1 की पावर है ना 1/n हो, मान क्या आएगा हमेशा 1 ही तो आएगा। तो इस साइड तो आपके पास ये देखिए x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना, शोन xn, और नीचे आपके पास n है, और ये किससे बड़ा होगा 1 से बड़ा होगा। 1 की पावर 1/n का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसका मान आपके पास है वो किससे बड़ा होगा n से बड़ा होगा। और यही मान तो आपसे पूछा गया है ना। ये देखिए प्रश्न के अंदर ये तो पूछा है कि n धनात्मक संख्याओं का गुणनफल अगर 1 है तो इनका योग है वो क्या होगा, तो इनका योग है वो क्या होगा आपके पास, ये देखिए इनका योग x1 डॉट, यही तो n धनात्मक संख्या हमने मानी थी, तो इन सबका योग है वो किससे बड़ा होगा n से बड़ा होगा। तो ये आपको ऑप्शन के अंदर वो लिखा हुआ मिलेगा कि ग्रेटर देन n, लेस देन n, या ग्रेटर देन 1/n, या लेस देन 1/n। इस प्रकार के प्रश्न आपके एसआर सैनी बुक के अंदर वो दे रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, है ना, हरात्मक श्रेणी, इनका माध्य, इन सब के ऊपर एक मिक्सअप में 20-30 प्रश्न में एसआर सैनी बुक के मैंने आपको करवा भी दिए हैं काफ़ी प्रश्न तो थ्योरी के अंदर, लेकिन जो भी रह गए हैं 15-20 प्रश्न जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, वो सभी प्रश्न आपको आगे जो अगला वीडियो रहेगा हमारा लास्ट वीडियो इस टॉपिक से, उसके अंदर मिल जाएंगे। प्लस जो भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, मान लीजिए थ्योरी के अंदर हमने कर लिया लेकिन मान लीजिए थ्योरी में नहीं हुआ है, कोई रह गया प्रश्न, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न रह जाता है तो ये आपका काम है कि मान लीजिए ये प्रश्न रह जाता है तो वो प्रश्न आपको भेज देना है टेलीग्राम के ऊपर, उसका सोल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो के अंदर या फिर टेलीग्राम के ऊपर ही करके वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न है वो मिक्सअप में आते हैं, एक समांतर श्रेणी का रहेगा, बीच में क्रम से आ जाएगा, बीच में और कुछ आ जाएगा। तो कोई प्रश्न मान लीजिए नहीं मिलता है तो वो आपका दायित्व है, आपके पास सभी पेपर होने चाहिए आरपीएससी की 2011 से लेकर 2000 जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है 2000 है ना 23 के अंदर,
ये सभी पेपर आपके पास होने चाहिए, साइंस के डिपार्टमेंट वाले पेपर और जनरल डिपार्टमेंट। लगभग 6 एग्जाम हो चुके हैं ना, ये 6 पेपर प्लस फर्स्ट ग्रेड के पेपर और प्लस ACF के अंदर भी आपका एक मैथ का पेपर होता है, वो पेपर 2 एग्जाम हो चुके हैं शायद ACF FRO की। तो ये दोनों पेपर भी आपके पास है, वो होने चाहिए। तो लगभग आपके पास देखेंगे तो 6, 4 फर्स्ट ग्रेड 10 से और 2 12 है ना। 12 को आप किससे गुना करेंगे, 150 से गुना करेंगे, तो इतने पर्सन तो एग्जाम में आए हुए पर्सन आपके पास हैं, वो भी RPSC के। तो इतना तो बहुत होता है ना, इतना अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी है। तो वो आपका दायित्व है, अगर कोई पर्सन मान लीजिए छूट जाता है, रह जाता है, तो वो आप सेंड कर देना, उसका सोल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब एक अगला वीडियो रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उस वीडियो को देखने से पहले आप कंप्लीट ये नोट्स बना लो, इस टॉपिक का रिवीजन कर लो, ताकि साथ के साथ मिक्सअप में पर्सन लाऊंगा तो एक पर्सन रहेगा और उसको आपको पढ़ना है, वीडियो को रोकना है, सोल्यूशन खुद करना है, ऑप्शन भी साथ में लिखे हुए रहेंगे उससे, है ना। जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से आधारित वो वीडियो रहने वाला है। फिर आपको सोल्यूशन करना है और फिर मैं किस प्रकार से सोल्यूशन करवाता हूँ वो आपको देखना है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।